पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है चैम्बरलिन का, और इस चैम्बरलिन के सिद्धांत को चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना के रूप में जाना गया। आज हम इसी चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी इस परिकल्पना को समझने के लिए हमने कुछ सब हेडिंग्स बनाई हैं, जिसके तहत हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भूमिका, इसके बाद मान्यताएं, और मान्यताओं के बाद सिद्धांत की व्याख्या। सिद्धांत की व्याख्या में हम पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है ये समझेंगे। उसके साथ साथ वायुमंडल की उत्पत्ति एवं पृथ्वी में किस प्रकार ऊष्मा की उत्पत्ति हुई है, और इसके साथ साथ चैम्बरलिन ने अपनी परिकल्पना में किस प्रकार महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा की है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ हम आगे मूल्यांकन देखेंगे, और मूल्यांकन के साथ इनकी परिकल्पना में क्या हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये भी हम देखेंगे। देखिए, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल यानी सम्राट IAS बाई साकेत राजवंश है। इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी एक गुजारिश आपसे ये भी है कि हमारे इस वीडियो को आप पूरा से पूरा वीडियो एक साथ देखें। आइए अब हम चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना के संबंध में देखते हैं कि इनकी एक भूमिका क्या हो सकती है। देखिए, 1769 ईस्वी में लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना आई थी। हमने क्या बताया? 1769 ईस्वी में लाप्लास महोदय ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित नीहारिका परिकल्पना दी थी, और यह नीहारिका परिकल्पना उनकी एक किताब आई थी, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड। किताब का नाम क्या था? एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें छपी हुई थी। हमने क्या बताया कि 1769 ईस्वी में लाप्लास महोदय ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इस परिकल्पना का नाम क्या था? नीहारिका परिकल्पना, और यह उनकी एक किताब थी जिसका नाम था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें छपी थी। ठीक है। इसके बाद 1905 ईस्वी में हमने क्या बताया कि 1905 ईस्वी में इन्हीं लाप्लास महोदय की नीहारिका परिकल्पना के विरोध में जो है चैम्बरलिन ने अपनी परिकल्पना ग्रहाणु परिकल्पना को प्रस्तुत किया। किसको प्रस्तुत किया? ग्रहाणु परिकल्पना को प्रस्तुत किया। तो हम भूमिका में क्या लिख सकते हैं कि सन 1769 ईस्वी में लाप्लास महोदय ने अपनी नीहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इस परिकल्पना के विरोध में सन 1905 ईस्वी में चैम्बरलिन महोदय ने अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। देखिए, चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बात करती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस प्रकार पृथ्वी पर वायुमंडल की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति हुई, और किस प्रकार पृथ्वी पर बड़ी भारी मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो हमने क्या बताया? चैम्बरलिन महोदय केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बात नहीं करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ पृथ्वी पर किस प्रकार वायुमंडल निर्मित हो गया, पृथ्वी पर किस प्रकार महासागरों की उत्पत्ति हो गई, और पृथ्वी पर किस प्रकार इतनी बड़ी भारी मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति हो गई। अब हम आते हैं मान्यताएं। चैम्बरलिन ने
कुछ अपने सिद्धांत में मान्यताएं मानी हैं। जैसे पहली मान्यता इनकी क्या थी कि ब्रह्मांड में पहले से ही सूर्य तारा उपस्थित है, या ब्रह्मांड में पहले से ही सूर्य तारा उपस्थित था। दूसरी इनकी मान्यता क्या थी कि ब्रह्मांड में सूर्य तारा का एक साथी तारा था। क्या था? साथी तारा था। यह तारा विशाल तारा कहा गया। क्या कहा गया? विशाल तारा। तो इन्होंने मान्यताओं में क्या माना कि ब्रह्मांड में पहले से ही सूर्य तारा उपस्थित था। दूसरी मान्यता इनकी क्या है कि सूर्य तारा का एक साथी तारा था, जिसे इन्होंने क्या कहा? यह विशाल तारा है। तीसरी इनकी मान्यता क्या थी कि ब्रह्मांड में जो यह तारे हैं ये गर्म और तप्त, गर्म और गैसपूर्ण नहीं है। गर्म और गैसपूर्ण नहीं है। फिर कैसे हैं? कहते हैं कि ये जो तारे हैं ये तारे कैसे हैं? शीतल हैं यानी ठंडे हैं, और यह तारे ठोस हैं तथा इन तारों में एक चक्राकार गति भी पाई जाती है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से इनकी तीन मान्यताएं थी जो इन्होंने अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन करने से पहले बताया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक सूर्य तारा उपस्थित था। दूसरी बात क्या बताते हैं कि सूर्य तारा का एक साथी तारा भी है, और इसे इन्होंने क्या कहा? विशाल तारा कहा। और तीसरी बात ये क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो ये तारे हैं ये गर्म और गैसपूर्ण नहीं हैं। और फिर कहते हैं कि गर्म और यदि गैसपूर्ण नहीं है तो निश्चित ही कैसे हैं? शीतल हैं, ठोस हैं, और इनमें चक्राकार गति भी पाई जाती है। ये इनकी क्या हो गई? मान्यता। अब आते हैं सिद्धांत की व्याख्या। सबसे पहले जो सूर्य तारा था, क्या था? सूर्य तारा। इसके पास घूमता हुआ विशाल तारा आ रहा था। ये क्या है? विशाल तारा है। और यह विशाल तारा इस सूर्य तारे का क्या है? साथी तारा है। और ये पहले से मान लिए हैं यह तारे कैसे हैं? ठंडे हैं, शीतल हैं, ठोस हैं और चक्राकार या घूमने की स्थिति में। तो सिद्धांत की जब ये व्याख्या कर रहे थे तो क्या बताया कि सूर्य तारा था। सूर्य तारे के पास धीरे धीरे क्या आ रहा था? विशाल तारा आ रहा था। फिर क्या कहते हैं कि जब ये विशाल तारा सूर्य तारे के पास आया तो ये किसके प्रभाव में आ गया? विशाल तारा किसके प्रभाव में आ गया? आकर्षण शक्ति के प्रभाव में आ गया। किसके प्रभाव में आ गया? आकर्षण शक्ति के प्रभाव में आ गया। आकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण इस सूर्य तारे से अनेक अनगिनत असंख्य धूल कण जैसे, क्या? अनगिनत असंख्य धूल कण एवं कण निकल करके बाहर आ गए। कहां पर आ गए? बाहर आ गए। मुख्यतः इन्हें क्या कहा गया? ग्रहाणु कहा गया। मुख्य रूप से इन्हें क्या कहा गया? ग्रहाणु कहा गया। और इनको चैम्बरलिन महोदय क्या कहते हैं? प्लैनेटेसिमल। क्या कहते हैं? प्लैनेटेसिमल। और इन्हीं प्लैनेटेसिमल के आधार पर इनके सिद्धांत का नाम भी पड़ा
चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो क्या बताते हैं कि सूर्य तारा है और उसके पास धीरे धीरे विशाल तारा बढ़ रहा था। विशाल तारा ये सूर्य तारे का साथी तारा भी है, और जैसे ही इसके पास आया, सूर्य तारे की आकर्षण शक्ति के प्रभाव में आकर असंख्य अनगिनत छोटे छोटे धूल कण जैसी संरचना बाहर निकल करके आ गई, जिन्हें चैम्बरलिन क्या कहते हैं, ग्रहाणु कहते हैं, या इसे ये क्या कहते हैं, प्लैनेटेसिमल। अगली बात ये क्या बताते हैं कि जब ये धूल कण बाहर आए तो इनका आकार एक समान नहीं था। इनका आकार कैसा था, असमान था, और इसमें कुछ धूल कण कैसे थे, आकार में बड़े थे। ठीक है, हमने क्या बताया कि कुछ धूल कण आकार में कैसे हैं, छोटे हैं, और कुछ धूल कण आकार में कैसे हैं, बड़े हैं। अर्थात जो ये सूर्य तारे से अनगिनत असंख्य धूल कण निकले थे, इनके आकार में पर्याप्त भिन्नता मिल रही थी। फिर आगे ये क्या कहते हैं कि जो धूल कण या जो प्लैनेटेसिमल या जो ग्रहाणु आकार में बड़े थे, उसने भविष्य में आगे चल करके किसका कार्य किया, एक केंद्रक का कार्य किया, और इस केंद्रक को ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। कहते हैं कि जो कण बड़े आकार के थे, भविष्य में वो क्या कर रहे हैं, केंद्रक का कार्य कर रहे हैं। और फिर आगे ये क्या कहते हैं कि इसी केंद्रक के चारों तरफ, जैसे ये केंद्रक है तो इसी केंद्रक के चारों तरफ धीरे धीरे अन्य छोटे कण क्या हैं, आते गए और इससे मिलते गए, और धीरे धीरे ये क्या है, इस न्यूक्लियस का आकार बढ़ता चला गया, और समय के साथ इसी न्यूक्लियस से विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। ये इनका क्या है, सिद्धांत की इनकी व्याख्या है कि एक सूर्य तारा है, एक विशाल तारा है। विशाल तारा सूर्य के पास में आ रहा था, और जैसे इसके पास में आया, इसने अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा सूर्य तारे से अनगिनत असंख्य धूल कण बाहर निकाल लिए, और ये धूल कण क्या है, भिन्न भिन्न आकार के थे। इन्हीं धूल कणों को प्लैनेटेसिमल या ग्रहाणु कहा गया, और जो धूल कण बड़े आकार में थे वो न्यूक्लियस का कार्य करते हैं या केंद्रक का कार्य करते हैं, और समय के साथ इस केंद्रक के चारों तरफ छोटे छोटे कण जो है धूल कण चिपकते चले गए, और धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता चला गया, और एक समय ऐसा आया कि ये जो न्यूक्लियस था ये क्या हो गया, ग्रहों में परिवर्तित हो गया। ये इनकी क्या है, सिद्धांत की व्याख्या। अब आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति बताई। क्या कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस कौन था, बड़े आकार का ग्रहाणु। ये प्रारंभ में अधिक घनत्व युक्त था, और अधिक घनत्व के साथ साथ ये क्या था, अधिक ठोस भी था। ठीक, समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे इसके चारों तरफ छोटे छोटे धूल कण आते गए, इसका आकार बढ़ता चला गया। चैम्बरलिन महोदय क्या बताते हैं कि प्रारंभ में ये धूल कण बड़ी तेजी से इस केंद्रक के चारों तरफ चिपक रहे थे। प्रारंभ में इस केंद्रक के चारों तरफ जो धूल कण थे, ये क्या है, बड़ी तेजी से चिपक रहे थे। जैसे जैसे इस न्यूक्लियस जो भविष्य में आगे चल करके किसका निर्माण करता है, पृथ्वी का निर्माण करता है, समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे
छोटे छोटे कण चिपकते गए, इनकी संख्या भी कम होती चली गई, और जैसे जैसे इनकी संख्या कम हुई, इन कणों के चिपकने की जो गति थी वो भी कम होती चली गई, और एक समय ऐसा आया, इस न्यूक्लियस से किसका निर्माण हो गया? पृथ्वी का निर्माण। और चैम्बरलिन आगे क्या बताते हैं? चैम्बरलिन कहते हैं कि जो सूर्य तारा था जिससे ये कण बाहर आए थे, जो उसका अवशिष्ट भाग था, बचा हुआ भाग था, उससे वर्तमान सूर्य का निर्माण हो गया। क्या हो गया? वर्तमान सूर्य का निर्माण हो गया। इस प्रकार हमारी पृथ्वी और सूर्य की उत्पत्ति हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि चैम्बरलिन महोदय किस प्रकार वायुमंडल की उत्पत्ति एवं संगठन की बात करते हैं। चैम्बरलिन का मानना था कि जब ग्रहाणु से हमारी पृथ्वी निर्मित हो रही थी, उस समय पृथ्वी पर कोई भी वायुमंडल नहीं था। क्या कह रहे हैं? कि प्रारंभ में जब हमारी पृथ्वी निर्मित हुई, उस समय पृथ्वी पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं था। कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं था। समय के साथ जैसे जैसे पृथ्वी का आकार बढ़ता गया, आकार बढ़ता गया, इस पृथ्वी ने वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया। क्या कह रहे हैं? कि जैसे जैसे इस पृथ्वी का आकार बढ़ता गया, पृथ्वी ने क्या किया? वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया। क्या करना प्रारंभ कर दिया? आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया। और इन वायुमंडलीय तत्वों के स्रोत को दो भागों में बांटते हैं। कहते हैं कि दो प्रमुख स्रोत हैं। क्या है? दो प्रमुख स्रोत हैं जहां से वायुमंडलीय तत्व हमारी पृथ्वी पर आते हैं। पहले स्रोत को ये क्या कहते हैं? प्रथम बाह्य उद्गम स्थान। क्या कहते हैं? प्रथम बाह्य उद्गम स्थान। और दूसरे स्रोत को क्या कहते हैं? दूसरे स्रोत को क्या कहते हैं? द्वितीय आंतरिक उद्गम स्थान। ने क्या बताया कि प्रारंभ में तो पृथ्वी का कोई वायुमंडल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमारी पृथ्वी आकार में बढ़ती चली गई, उसने क्या किया है कि वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया। और चैम्बरलिन क्या बताते हैं कि जो ये वायुमंडलीय तत्व थे, इसको पृथ्वी ने दो स्थानों से प्राप्त किया। पहले स्थान को ये क्या कहते हैं? प्रथम बाह्य उद्गम स्थान। और दूसरे स्रोत स्थल को ये क्या बताते हैं? द्वितीय आंतरिक उद्गम स्थान। प्रथम बाह्य उद्गम स्थान पृथ्वी के धरातल के ऊपर। क्या है? पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो भी चीजें आत्मसात की है, उन्होंने क्या बताया कि वह सभी तत्व, यानी पृथ्वी के बाह्य उद्गम स्थान से जो आज वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी या उसके वायुमंडल में तत्व पाए जाते हैं, उन सभी को इसने क्या कर लिया? आत्मसात कर लिया। फिर ये इसमें क्या कहते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी ने जल्दी जल्दी तत्वों को क्या किया? बाहर से वायुमंडल में आत्मसात किया। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे इन तत्वों में कुछ कमी आई, इनके आत्मसात करने की दर भी कम होती चली गई। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं
कि चैम्बरलिन महोदय ये बता रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है बाह्य उद्गम स्थान से किसको आत्मसात करती है, अपने वायुमंडल में तत्वों को। दूसरा क्या है, द्वितीय आंतरिक उद्गम स्थान। यह उद्गम स्थान नाम से स्पष्ट हो रहा है, कहां पर है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में। चैम्बरलिन क्या कहते हैं कि विभिन्न गैसें, क्या कहते हैं, विभिन्न गैसें जो वर्तमान समय में वायुमंडल में हमारे पाई जाती हैं, ये सभी गैसें कहां से आई हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों से। तो इस प्रकार चैम्बरलिन क्या कहते हैं कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में जो भी एलिमेंट या तत्व पाए जाते हैं वो कहां से मिलते हैं, पृथ्वी के बाहर मिलते हैं, और जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो वायुमंडल में कहां से मिली हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों से। और समय के साथ धीरे धीरे हमारे वायुमंडल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब हम आते हैं पृथ्वी में ऊष्मा की उत्पत्ति। पृथ्वी में ऊष्मा की उत्पत्ति। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, हमने आपको अभी क्या बताया था कि ये सूर्य तारा है और ये उसका एक विशाल तारा है। विशाल तारा जैसे ही यहां पर आता है तो बड़ी भारी मात्रा में एक कणों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो चैम्बरलिन क्या कह रहे हैं, चैम्बरलिन कह रहे हैं कि प्रारंभ में जब कण आपस में टकरा रहे थे, क्या है, जब कण आपस में टकरा रहे थे, जब ये कण बाहर आए तो ये कण क्या हो रहे थे, आपस में टकरा रहे थे, जिससे बड़ी भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। क्या हो रही थी, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। तो ऊष्मा उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या बताते हैं कि प्रारंभ में जब कण बाहर आए, ये धूल कण आपस में टकराने लगे, टकराने के कारण बड़ी भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। फिर क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे कणों का समूहन बढ़ता गया, जैसे जैसे कण, हमने बताया था कि कण भिन्न भिन्न आकार के थे, कुछ कण बड़े थे जो न्यूक्लियस का कार्य करते हैं और उनसे छोटे छोटे कण क्या हैं, चिपकने लगे, जिससे कणों में समूहन बढ़ता गया। तो वहीं पर ये क्या कह रहे हैं कि समय के साथ जैसे जैसे कणों का समूहन बढ़ा, जैसे एक कण ये था और इस पर अनेक छोटे छोटे कण आकर के चिपकने लगे, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस कण पर दाब बढ़ा। क्या बढ़ा, दाब बढ़ने लगा, और दाब जैसे जैसे बढ़ता गया उसी दर से क्या हुआ, यहां पर तापमान भी बढ़ता चला गया। क्या है, तापमान भी बढ़ता चला गया। कहते हैं कि प्रारंभ में जब आपस में कण टकरा रहे थे तो बड़ी भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। फिर क्या कह रहे हैं कि कण जैसे जैसे समूह में बढ़ते चले गए तो कणों के समूहन से भी क्या हुआ, दाब बढ़ा, और दाब से क्या है, तापमान भी बढ़ता चला गया। फिर अगली बात ये क्या कहते हैं कि जैसे जैसे दाब बढ़ा, जैसे जैसे कणों पर दाब बढ़ रहा था और दाब बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि कणों में पुनर्संगठन होने लगा। क्या हुआ, पुनर्संगठन होने लगा, और पुनर्संगठन से जो कण थे ये और अधिक क्या हो गए, घने हो गए, और जैसे जैसे घने होते चले गए ऊष्मा लगातार बढ़ती चली गई। ऊष्मा क्या हुई, लगातार बढ़ती चली गई। ठीक है कि कण टकराए, ऊष्मा उत्पन्न हुई, कण चिपके, दाब बढ़ा, दाब बढ़ने के साथ ताप बढ़ा। फिर क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे दाब बढ़ता चला गया कणों में पुनर्संगठन हुआ, और पुनर्संगठन से कण क्या है,
और अधिक घने हो गए और इसी के साथ क्या है, धीरे धीरे जो है ऊष्मा की मात्रा बढ़ती चली गई। कि एक समय ऐसा है जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो गई कि पृथ्वी उसको संभाल नहीं पा रही थी। उसमें क्या होने लगे, ज्वालामुखी विस्फोट। और जैसे ही यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो फिर वही बात ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से भिन्न भिन्न गैसें बाहर निकलती हैं और बाहर निकल करके वायुमंडल में छा जाती हैं और इन गैसों ने क्या किया, वायुमंडल का निर्माण कर लिया। आइए अब हम आते हैं महासागरों की उत्पत्ति। महासागरों की उत्पत्ति। ये हमारी पृथ्वी है और चैम्बरलिन महोदय क्या कहते हैं कि जब हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का निर्माण हो गया, क्या हो गया, वायुमंडल का निर्माण हो गया, उसके बाद उसमें उपस्थित जलवाष्प संतृप्त अवस्था में पहुंच गई। जलवाष्प क्या है, समय के साथ संतृप्त अवस्था में पहुंच गई और जैसे ही ये जलवाष्प संतृप्त अवस्था में पहुंची, पृथ्वी पर वर्षा होना प्रारंभ हो गया। वर्षा होने लगी। वर्षा के बाद पृथ्वी के धरातल पर जो निचले धसे हुए भाग थे उनमें जल जमाव होने लगा और इसी क्रम में पहले तालाब और झीलें निर्मित हुईं और तालाब और झीलों के बाद छोटे छोटे सागर और सागरों के बाद ये जलवृष्टि बढ़ती चली गई और महासागरों की उत्पत्ति हो गई। महासागरों की उत्पत्ति हो गई। तो चैम्बरलिन ने महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में क्या बताया कि जब पृथ्वी पर वायुमंडल निर्मित हो चुका था, उसमें उपस्थित जलवाष्प संतृप्त अवस्था में पहुंची और इसके बाद वर्षा प्रारंभ हुई और पृथ्वी के निचले भागों में जल जमाव होने लगा और धीरे धीरे तालाब और झीलें, इसके साथ साथ सागरों का निर्माण हुआ और लगातार वर्षा होती चली गई और महासागरों का निर्माण हो गया। देखिए, मूल्यांकन में सामान्यतः गुण और दोष दोनों देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी आलोचना देखते हैं कि क्या क्या इनकी आलोचनाएं हो सकती हैं। पहली आलोचना क्या होती है, इन्होंने क्या कहा कि ग्रहों का निर्माण स्वतंत्र धूल कणों से हुआ है। किससे हुआ है, धूल कणों से हुआ है। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रहों का निर्माण स्वतंत्र धूल कणों से हुआ है, स्वतंत्र पिंडों से हुआ है। अगर ऐसा होता तो आज वर्तमान समय में जो हमारे ग्रह हैं, क्या है, ग्रह हैं, उनमें एक निश्चित तारतम्यता नहीं दिखाई पड़ती। यानी हमारे ग्रह आज वर्तमान समय में क्या है, एक निश्चित पथ पर, निश्चित दिशा में, क्या है, निश्चित पथ पर, निश्चित दिशा में सूर्य के चारों तरफ क्या है, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी इस बिंदु पर क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। इन्होंने कहा कि ग्रहों का निर्माण स्वतंत्र पिंडों से हुआ। अगर वास्तव में स्वतंत्र पिंडों से हुआ होता तो आज जो हमारे ग्रह हैं, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उनमें एक निश्चित पथ और निश्चित दिशा का अभाव होता है। प्रारंभ में जो सूर्य तारा था या उसका जो साथी तारा था, वो क्या है, शीतल और कठोर अवस्था में था। शीतल और कठोर अवस्था में था। वर्तमान समय में यह धारणा क्या हो चुकी है, बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अगली इनकी आलोचना क्या की जाती है
कि जो ग्रहाणुओं का संवर्धन हो रहा था, इन्होंने क्या बताया था कि ये धूल कण है, एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ धीरे धीरे कण क्या है, जमा हो रहे हैं और धीरे धीरे पृथ्वी या ग्रहों का आकार बढ़ता चला गया। तो इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। क्या कहा गया कि ये जब संवर्धन की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, इसको भी ये वैज्ञानिक तरीके से, तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात को स्पष्ट तरीके से ये बता नहीं पाए। तो इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। और जो सबसे बड़ी आलोचना है वो किसने की है? जेफरीज महोदय ने। ये क्या कहते हैं कि ये संभव ही नहीं हो सकता कि पृथ्वी के केंद्र भाग पर इतना अधिक दबाव पड़ जाता है, और अगर मान भी लें कि कणों ने मिलकर के पूरे पिंडों का निर्माण किया है, तो ऐसी स्थिति में यह मुमकिन नहीं है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से इतनी बड़ी भारी मात्रा में गैसें निकल जाएं जिससे कि हमारा पूरा वायुमंडल क्या हो, निर्मित हो जाए। तो ये इनकी क्या है? आलोचनाएं हैं। आइए अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि आगे चलकर वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर इनकी परिकल्पना का पूर्णतः खंडन कर दिया गया, लेकिन आने वाली जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचारधाराएं थीं, उनके लिए इस विचारधारा ने क्या किया? आधार का कार्य किया। धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मेरे पूरे वीडियो को देखें, और इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो PDF फाइल के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं, वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।